हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रुगला फालसी मेथड। रुगला फालसी मेथड आज देखेंगे क्या होता है। बेसिकली ये तो आपको मालूम ही होगा कि रुगला फालसी मेथड होता है क्या। मैं बता देता हूँ, ये एक अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक न्यूमेरिकल मेथड है। जैसे हमने पिछला मेथड सीखा था बाइसेक्शन मेथड, उसी का एक और थोड़ा सा अपडेटेड मेथड है। इसका नाम है रुगला फालसी मेथड। अब देखते हैं ये कहता क्या है हमसे और ये कैसे अपनी अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करता है। फटाफट से यहाँ देखेंगे क्या होता क्या है। मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया। मानने के बाद मैंने कहा देखो, एक इस पे मैं फंक्शन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। मैंने कहा इस लाइन पर, मतलब ऐसे थोड़ा सा साइड में करके लेते हैं। मैंने कहा देखो, इस लाइन पर मैंने कहा ये पॉइंट ए था और इस लाइन पर मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या ले ली, बी ले ली। और अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से जोड़ता हूँ तो यहाँ पर एक और पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, का नाम ले लेता हूँ मैं सी कॉमा जीरो। यहाँ ले सकता हूँ कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने कहा नाम देता हूँ उसको ए का, और ये वैल्यू किसकी थी, ए की। और ये क्या जनरेट कर रही है, एफ ऑफ ए। ये मतलब ये वैल्यू फंक्शन की ए पॉइंट पर होगी। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, बी इंटू एफ ऑफ बी। ये पॉइंट बनेगा, इसको मैं नाम देता हूँ बी का। ठीक है, जब बी का नाम देता हूं तो ये मेरे पास जो सी है ना बेटा, ये क्या है, फॉल्स पोजीशन। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर उस इक्वेशन का रूट लाई करता है। ये बात हमें मालूम है। जब हमें ये बात मालूम है तो इस सी का क्या करें। अब ये जो सी है ना बेटा, ये सी जो है, हम ऐसी कुछ आइटरेशंस करेंगे, ऐसी वैल्यूज निकालेंगे जो सी होगा ना हमारा, वो इसके करीब करीब आएगा। पहले देखते हैं कि फॉर्मूला बनता क्या है, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब देखो, आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही क्या कहते हैं, तीनों पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब भी तीनों पॉइंट एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, सबका स्लोप बराबर होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा स्लोप, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि स्लोप ऑफ ए से लेके बी बराबर होगा किसके, स्लोप ऑफ ए से लेके सी। सही बात है भाई, इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो, एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। जब एक ही लाइन पे लाया कर ही रहे हैं तो मैं ए बी का स्लोप जरा निकाल लेता हूँ। और मुझे मालूम है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, करके देखते हैं। मैं देखो y2 माइनस y1 करो, कितना आएगा बेटा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। यहाँ करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 0 माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या आएगा, c माइनस a। सही बात है, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो c माइनस a को मैं यहाँ कन्वर्ट करता हूँ। मैंने कहा b माइनस a को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ f ऑफ a से। ठीक हो गया, फिर नीचे आ जाओ, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। मैंने कहा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक हो गया। अब मैं ए को वहां कन्वर्ट करता हूँ। मैंने कहा देखो ये पॉजिटिव ए हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। मैंने कहा एफ ऑफ ए हो जाएगा बी इंटू एफ ऑफ ए। ठीक हो गया, फिर प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए, और नीचे क्या बचा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब इसका एलसीएम लेके आप जो है वो सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। जो ऊपर वाला है उसको हम सेम रखेंगे, माइनस का b इंटू एफ ऑफ ए और प्लस का a इंटू एफ ऑफ ए, और नीचे पूरा पूरा में क्या बचेगा, एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। अब चेक कर सकते हो ये दो वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं। जब कैंसिल हो रही है तो सी की वैल्यू कितनी आई, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ पर आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला मैंने सी का ड्राइव कर लिया, इसी की मदद से मुझे काम करना है। लेकिन अब आप बोलोगे ये ए बी क्या है। अब यहाँ पे जो ए बी होगा, आपने वो ट्रायल सोल्यूशन लेना है। ट्रायल सोल्यूशन आप लोगे तो यहाँ पे क्या करना है, जब आप ट्रायल सोल्यूशन लेते हो ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप ए और बी की वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो आपका फंक्शन जो है ना, एफ ऑफ ए पर नेगेटिव आंसर दे और एफ ऑफ बी के ऊपर पॉजिटिव आंसर दे। या तो आपका एफ ऑफ ए पे पॉजिटिव आंसर दे, या तो आपका एफ ऑफ बी पर नेगेटिव आंसर दे। दोनों कंडीशनें वैलिड होती हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों कंडीशन वैलिड हैं तो इनसे एक रिलेशन बन सकता है कि अगर मैं एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। जब लेस देन जीरो आएगा, अच्छा ज्यादातर ऊपर वाली कंडीशंस हम लगाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा
क्रिटिकल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसी बात भी पॉसिबल है, कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कोई पहला वैल्यू ऐसा लेते हैं इस पर नेगेटिव आए और उसके करीब करीब एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं जिस पे बी मेरा आंसर क्या दे, पॉजिटिव आंसर दे। अच्छा जी, अब तो मैंने ये सी की वैल्यू निकाल ली। अब सी की वैल्यू निकालने के बाद समझना बात को कि अगर ये फॉल्स पोजीशन है, मेथड का नाम क्या, फॉल्स पोजीशन मेथड, तो यहाँ अगर ये फॉल्स पोजीशन है तो एक्चुअल पोजीशन तो ये वाली है ना, फॉल्स पोजीशन है। अब जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब c निकालूंगा तो मुझे एक f ऑफ c भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि इस फंक्शन के ऊपर यहाँ लाए कर रहा होगा, f ऑफ c, ठीक है ना, फंक्शन के ऊपर यहाँ लाए करेगा, या फंक्शन पे यहाँ लाए कर रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है और आपको पता है कि f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप याद रखना आपका जो a होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ c। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ऑब्वियसली सी बात है इस साइड पे मूव करेगा, इस साइड पे मूव करेगा। जब इस साइड पे मूव करेगा तो मान लो आपने पहली आइटरेशन ली, आपकी वैल्यू यहाँ आके रुकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो इस लाइन पे बना। तो मैंने बोला आपका जो रूट होगा वो इन दोनों के दरमियान लाए करेगा, सही बात है। जब इन दोनों के दरमियान लाए करेगा तो आप बोलोगे a कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा c, मैं कभी तो काउंट कर पाऊंगा ना। इसी तरीके से अगर आपके पास मान लो कि आपकी f ऑफ c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपको मालूम होगा कि f ऑफ b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका b कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, c में। अब मान लो कि आपका रूट जो है f ऑफ c पॉजिटिव आ जाता है तो इस तरफ इस तरफ निकलेगा, तो मान लेता हूँ मेरा रूट जो है वो यहाँ लाए करता है, तो आपकी जो वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, b के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, आपका इंटरवल चेंज हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर हमारे पास जो कंडीशन चलती है वो ये वाली चलती है, और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मान लेता हूँ आपका रूट थोड़ा सा और करीब आया, मैंने कहा देखो ये वाला यहाँ तक आया, फिर मैंने बोला और करीब आया, थोड़ा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर आहिस्ता 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 वो अपने रूट तक पहुंच जाएगा। जब वो रूट तक पहुंच जाएगा तो उसका क्या मकसद हुआ कि मैं अपने वैल्यू के एक्चुअल तो नहीं पर बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा, और यही मेथड आपसे कहता है फॉल्स पोजीशन मेथड। और अब इसी सिचुएशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे कि हमने आखिर करना क्या था। फटाफट से इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो और इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद रखो, मैं आगे फॉर्मूले में इस्तेमाल करने वाला हूं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर हम आगे चलने वाले हैं। चलो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखते हैं। जो मैंने पीछे आपको ज्ञान दिया, जो समझाया, वो क्या है और कैसे काम करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोलता है यूजिंग RFM। RFM मीन्स रुगला-फाल्सी मेथड, या इसका दूसरा नाम भी आ सकता है FPM, फॉल्स पोजीशन मेथड, अप टू 4 आइट्रेशन। हमने 4 आइट्रेशन तक कैलकुलेट करना है, और हम जितनी ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं उतना रूट करीब आता है, लेकिन आपको इतनी ख्वारी करने की क्वेश्चन नहीं कहेगा, सिर्फ बोलेगा कि 4 आइट्रेशन तक वैल्यू निकाल के बताओ क्या आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी अपनी तरफ से 2 वैल्यूज पुट करके देखेंगे जिसके ऊपर आपका पहला आंसर नेगेटिव आए, कोशिश करनी है, और दूसरा आंसर पॉजिटिव आए। तो मैंने कहा चेक करता हूँ। मैंने कहा एक दफ़ा जो है वो f में 2 पुट कर देता हूँ। मैंने कहा ये हो जाएगा 2 पुट करने से 8, 2 2 4, -5, रिजल्ट आएगा -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी a की वैल्यू 2 थी और आपका f ऑफ a का रिजल्ट आया -1। ठीक हो गया। अब मैं बोलता हूँ आपने वैल्यू 3 पुट करके देखी, आपस में करीब करीब वैल्यूज होनी चाहिए जो आप पुट कर रहे हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 27 -2 9 2 3 6 -5, टोटल बनेगा ये बना 16। जब 16 बन गया तो इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी b की वैल्यू कितनी थी, 3, और आपका f ऑफ b का रिजल्ट कितना आया, 16 आया। तो आप देख सकते हो जब आप f ऑफ b और f ऑफ a को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है रिजल्ट कितना आएगा, -16, जो कि क्या होगा, लेसर देन 0 होगा। ये बात हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रूट है, मेरा जो क्या है, रूट है, वो मेरा लाए कर रहा है 2 और 3 के दरमियान। ये बात मैंने अज्यूम कर लेनी है। ठीक है, जब ऐसी बात हो जाए तो हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पहली आइट्रेशन के लिए c कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं फर्स्ट आइट्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा फर्स्ट आइट्रेशन करके देखते हैं। भाई आपको c निकालना है। c की वैल्यू कितनी होती है भाई, आप बोलोगे सर c की वैल्यू होती है, मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं बेटा याद करवा देता हूँ। मैंने कहा a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइड बाय f ऑफ
बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये मैंने थोड़ी देर पहले ड्राइव करवाई थी, आपको कैसे आई? सिंपल सी बात है, स्लोप सेम था इनका। तो वैल्यू निकालता हूँ भाई, सी की वैल्यू ए की वैल्यू बेटा कितनी है 2, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 16, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -1। नीचे आ जाओ बेटा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, 16 की वैल्यू यहाँ रखूंगा और कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पर जो है वो सी की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं ज्यादा फॉरी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपकी जो पहली सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2.0588 के बराबर आएगी। तो ये आपका क्या निकल गया, सी आ गया। अब आपने सी आने के बाद क्या करना है, फौरी तौर पर एफ ऑफ सी कैलकुलेट कर लेना है। तो एफ ऑफ सी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे रख के चेक करो भाई, 2.0588 का क्यूब माइनस 2 इंटू आगे कितना आएगा, x की जगह 2.0588 माइनस 5। जब आप इसका रिजल्ट कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो मतलब आपका जो f ऑफ c होगा उसका रिजल्ट जो आपके पास आने वाला है वो आने वाला है माइनस का 0.3908, जो कि लेसर देन 0 है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई, मैं आपको यहाँ फिर बताता हुआ चलूं कि अगर आपका f ऑफ c नेगेटिव आता है तो आपका a कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, c के अंदर। तो क्या करोगे, इसका मतलब आपकी जो सेकेंड आइटरेशन होगी उसके लिए, सेकेंड इटरेशन उसके लिए आपके पास b की वैल्यू 3 रहेगी, f ऑफ b की वैल्यू 16 रहेगी, a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली होगा 2.0588, और आपकी जो f ऑफ a की वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी भाई, f ऑफ a भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब आप f ऑफ a निकालोगे, अब आप f ऑफ a निकालोगे तो आपकी जाहिर सी बात है f ऑफ a की वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गई, f ऑफ c के अंदर, क्योंकि a की वैल्यू तो c में रखी थी ना आपने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 0.3908। तो ये वैल्यूज आपके पास अपडेटेड वैल्यूज आ गई। अब आप फिर से इटरेशन निकालो, फिर c निकाल लो। c की वैल्यू क्या होती है भाई, a टाइम्स f ऑफ b माइनस b टाइम्स f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। और यहाँ मैं फिर से कैलकुलेशन करने वाला हूँ, a की वैल्यू रखो बेटा 2.0588 यहाँ रखी, f ऑफ b की वैल्यू बेटा कितनी थी 16, फिर माइनस करोगे b की वैल्यू कितनी थी 3, वहाँ कितनी थी माइनस का 0.3908, फिर नीचे आ जाओ f ऑफ b माइनस f ऑफ b की वैल्यू कितनी थी, ये माइनस करोगे तो ऑलरेडी माइनस है, कितना हो जाएगा 0.3908। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक नया c निकल कर आएगा। उस नए c की जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास बराबर आएगी 2.0812, कितनी आएगी 2.0812। फिर आप क्या करोगे, एक दफा और f ऑफ c कैलकुलेट करोगे। जब f ऑफ c कैलकुलेट करोगे तो कैसे होगा, इसकी जगह आपने क्या रखना है 2.0812 का क्यूब, फिर देखो यहाँ पर आएगा माइनस 2.0812, फिर माइनस का 5। तो आपका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक और f ऑफ c की वैल्यू जो नई आने वाली है वो क्या आ रही है, माइनस का 0.1479, जो कि अगेन लेसर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मेरा जो पहले a था वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ c के अंदर। अब मैं बात करता हूँ थर्ड आइटरेशन की, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 4 आइटरेशन है निकाल के बताओ। तो मैं बात करता हूँ थर्ड आइटरेशन की। थर्ड आइटरेशन के अंदर बेटा b की वैल्यू 3 रहेगी, f ऑफ b की वैल्यू 16 रहेगी, और यहाँ पे जो a होगा वो कन्वर्ट हो गया c के अंदर। तो पहली वैल्यू c की मेरी क्या आई, a की वैल्यू काउंट हो जाएगी 2.0812, और f ऑफ c की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे कितनी आ जाएगी माइनस का 0.1479। अब ये मैं दोबारा से आइटरेशन निकालता हूँ, मैंने कहा फिर से c निकालो। c निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, a टाइम्स f ऑफ b माइनस b टाइम्स f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b टाइम्स माइनस f ऑफ a, यही चाहिए। अब ये निकालने के लिए फिर मैं एक और आइटरेशन का यूज कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे मालूम है a की वैल्यू कितनी आती है भाई 2.0812, फिर f ऑफ b की वैल्यू कितनी है 16, फिर माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है प्लस हो जाएगा, अगेन वैल्यू माइनस की है तो माइनस की b की वैल्यू रखूंगा कितनी आएगी बेटा 3, और आखिर में कितनी आएगी 0.1479,
और जब आप इसको नीचे लेके जाओगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो इसका मतलब होगा 16 प्लस 0.1479। तो अगेन आपका एक और सी निकल कर आएगा जो कि हमारी थर्ड आइटरेशन का क्या होगा, सी होगा। थर्ड आइटरेशन का सी कितना आता है बेटा 2.0896। और फिर आपने क्या करना है, एक दफा और एफ ऑफ सी निकाल लेना है, जो कि कैसे निकालोगे, 2.0896 का क्यूब करोगे, फिर -2 टाइम्स 2.0896 करोगे, अगेन -5 करोगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा बेटा कितना आएगा, माइनस का 0.0551, जो कि फिर लेस देन 0 आ गया। तो आपने क्या करना है, एक फोर्थ आइटरेशन के लिए मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा। वही काम मैं एक और दफा करता हूं, तो मेरा रूट जो है वो काफी ज्यादा करीब आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। वो मैं यहाँ पर अब करने वाला हूँ। चलें जी, मिटा दूं। चलो जी, मैं आगे बढ़ते हैं, मिटाता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट आइटरेशन को यहाँ मिटाता हूँ और आगे चलता हूँ। मैंने कहा ये फर्स्ट आइटरेशन मिटा देता है, फिर अब सेकंड आइटरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैंने कहा जो आपकी फोर्थ आइटरेशन होगी ना, मैं यहाँ से फोर्थ आइटरेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा फोर्थ आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही काउंट होगा। अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ ना भाई, ऑब्वियसली सी बात है। फोर्थ आइटरेशन में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी जो b की वैल्यू है वो 3 रहेगी, ये इतनी रहेगी। अब a की वैल्यू आपके पास यहाँ से काउंट होगी जो c की वैल्यू थी, कितनी, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। मैंने कहा 2.0896 और आपका जो एफ ऑफ ए होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 0.0551। जब आप इसकी वैल्यू इसमें कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू रखो बेटा, कितना आएगा 2.0896। इसके बाद एफ ऑफ b करोगे, कितना आएगा बेटा 16, फिर माइनस करोगे b की वैल्यू कितनी थी 3, और अगेन प्लस हो जाएगा 0.0551, और नीचे आ जाओ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब कितना होगा 16 प्लस 0.0551। तो अगेन आपका यहाँ से सी निकल कर आ रहा है। तो भाई सी निकल कर आ जाएगा आपके पास क्या, तो मैं सी निकालने की कैलकुलेट कर कोशिश करता हूँ कि सी निकालने की कैलकुलेट करूंगा, कितना आएगा बेटा 2.0927। तो ये आपका सी जो है वो कैलकुलेट हो गया और यही मेरा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द रिक्वायर्ड रूट, मेरा जो रूट होगा अप टू 4 आइटरेशंस कितना होगा, 2.09 के करीब है। मतलब 2.09 के करीब है, तो मतलब रूट कितना होगा 2.09। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू माय गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा आंसर काफी करीब आ जाएगा। तो इट इज कॉल्ड द रुगला-फाल्सी मेथड एंड फॉल्स पोजीशन मेथड। हमने आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिया और बाय कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व किया, और जो गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हमसे पूछी गई थी वहां पर हो गई। अब मेरा दिल चाह रहा है कि आपको एक होमवर्क भी दे दूं। मैंने कहा देखो, अब आपने मुझे आंसर बताना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस कॉस 2x। एक मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, इस इक्वेशन को आपने रुगला-फाल्सी मेथड से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आपको क्या समझ में आया और आपका रूट कहाँ लाए करेगा। बस आप मेरे को इतना जवाब मेरे कमेंट में दे सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कितना आसानी से कैलकुलेट करना है। बस सब कैलकुलेटर का काम है और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा जी, समझ पाओगे। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको मेरे पुराने लेक्चर्स देखने हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे आई टैब पर और नीचे, और इसकी प्लेलिस्ट देखनी है तो वो भी आपको आई टैब पे नीचे आपको मिल जाएगी। और उसमें आपके पास मैंने टॉपिक्स अपलोड कर रखे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके अलावा आपके पास फंक्शनल एनालिसिस है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, रिंग थ्योरी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद आपके पास मैंने और भी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके वहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद आपके पास जेईई एडवांस, जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एग्जाम है इंडिया का, वो भी मैंने उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं, और कुछ MIT इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं।
वहाँ पे आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हो किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता मैथमेटिकल एप्लीकेशंस पे भी काम करना स्टार्ट करूँगा ताकि आपको समझ आए कि हाउ द मैथमेटिक्स अप्लाई इन द होल रियल वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी। जब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में एक नए मेथड के साथ कि कैसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस और अलजेब्राइक इक्वेशंस को मेरे और भी कुछ मेथड्स हैं जो सॉल्व कर कर बता देते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।